नाज़रीन, अमेरिका एक तरफ ईरान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है और बड़ी खामोशी के साथ उसने जंगी जो अपने जहाज़ हैं वो भी वहाँ पे समुंदर में ईरान के बिल्कुल करीब भिजवा दिए हैं, और दूसरी तरफ ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है। इस सारी सूरत हाल का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो खबर आई है कि अमेरिका ने बड़ी खामोशी के साथ समुंदर में पेशकदमी की है और ईरान के करीब जो बमबार तैयारे हैं उनकी बड़ी एक खेप पहुंचा दी है, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पे हमला करने वाला है? जी, एक तो जो अमेरिका की मिलिट्री है इसकी मेनली प्रेजेंस रहती है इलाके में। अगर आप देखें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है इनके जो आप कह लें पर्शियन गल्फ में भी और रेड सी में हमेशा होते हैं। रीइंफोर्स किया जाता है, अभी वक्त तीसरा ग्रुप आ रहा है, तो आपकी बात ठीक है कि उसमें एडिशन की गई है। दूसरा ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है, उनके इलाका जो है बाय लार्ज मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, ईरान सबको डील करते हैं। तो ये आई थिंक एक लिहाज से तो बड़ा तशवीशनाक है कि इसमें मिलिट्री बिल्डअप है, क्योंकि इसमें साफ जो बेसिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा फिर आपने एलाइज के साथ करनी है तो वो मिडिल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे बनते हैं। आई डोंट नो वो शायद इसको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। और लास्ट टाइम भी जब कुछ स्ट्राइक्स हुई थी तो फिर डिसअलाउ किया था सऊदी अरेबिया वगैरह ने, क्योंकि अभी इसमें स्टेक्स इतने हाई हैं तो खुदा ना खास्ता अगर जंग छिड़ती, आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से और रेड सी से, जहाँ पे हुती वगैरह चोक करते रहते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया का आप कह लें कि एनर्जी का सिस्टम और ट्रेड का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसमें चाइना अफेक्टेड है, इंडिया है, यूरोप है। इसमें ट्रंप की आदत है, आपने अभी भी देखा है कि इवन टैरिफ्स पे भी सारी डील की बात चल रही, इसमें अमेरिकन इकॉनमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तकरीबन $6 ट्रिलियन का लॉस हुआ है पिछले आई थिंक 3-4 हफ्तों में। तो इस यहाँ पे भी शायद वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है कि प्रेशर बिल्डअप करेंगे, शो करेंगे, बिकॉज किसी हद तक जो ईरानियन एलाइज थे, चाहे वो हिजबुल्लाह थी, हमास से वीकन तो हो गए, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इजराइल और अमेरिका को कि अभी प्रेशराइज करके इनसे न्यूक्लियर डील साइन कराई जाए। लेकिन आज आई थिंक सबसे क्रिटिकल था रशिया का स्टेटमेंट, जो बड़ा उन्होंने आई थिंक कैटेगोरिकली कहा जी कि ये ब्लैकमेलिंग जो ईरान के अगेंस्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज रशियन इंटरेस्ट भी यहाँ पे है। और मेरे ख्याल में इवन इस्लामिक वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड नहीं चाहेगा यहाँ एक नई जंग छिड़े। ऑलरेडी जो है काफ़ी प्रेशर है लेट्स से अरब ममालिक पे, बिकॉज उसके अंदर खुदा ना खासा शूटिंग वॉर शुरू होती है तो मतलब सारा आई वुड से रीजन तबाह हो जाए, तो मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी तरफ जो ट्रंप ने ईरानी सदर को बराह रास्त ईरानी की आदत को कहा कि जी आप आ जाएं मुज़ाकरात हमारे साथ करें, उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इस पेशकश का मुस्बत जवाब देगा या मनफी, इसका नतीजा क्या देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल में तो ये एक वन साइडेड सा व्यू। देखें, मुज़ाकरात होते हैं अगर दोनों साइडों की बात सुनी जाए। अगर आप कहें जी गर्दन पे लेट्स से पिस्तौल रख के कनपट्टी पे ये आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करें, बिकॉज उनके मार्को रूबियो का भी आपने देखा है, कल स्टेटमेंट था जब नेटो के लिए वो गए हुए थे यूरोप में कि जी हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे। हालांकि आपने देखा है कि जिन जिन ममालिक ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को छोड़ा उनके साथ फिर क्या हुआ, यूक्रेन के साथ क्या हुआ, इसी तरीके से लीबिया के साथ क्या हुआ और इराक के साथ क्या हुआ। तो आई डोंट थिंक सो कि ईरान जो है इस वक्त क्रिटिकल टाइम पे, क्योंकि वो बड़े क्लोज हैं, तो मतलब उन्होंने आई थिंक सिर्फ डिक्लेयर ही करना है, बाकी काफ़ी उनकी तैयारी है देयर, और आई वुड से ऑलरेडी डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है। तो मेरे ख्याल में ये क्रिटिकल एसेट होगा जिसको वो नहीं दैट से अबंडन कर सकते। तो दैट्स वाई अभी देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक सीरियस डेडलॉक है। ना तो ईरान जो है कम करेगा, बिकॉज ईरान की जोग्राफिकल पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मिलिटरीली देखें तो यहाँ पे ईरान को लड़ना बड़ा मुश्किल है, माउंटेनस इलाका है और पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करता है। फिर उनके एलाइज हैं, हुतीज़ हैं, हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो सकती है, तो रीजन को आई थिंक बहुत ज़्यादा फिर चैलेंजेस दरपेश होंगे। तो देखते हैं अब इसमें आप कह लें प्रेशर टैक्टिक। ब्रिगेडियर साहब, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर का भी रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस पे हिते में जो हालात हैं, सूरत हाल है, उस पर भी गुफ्तगू हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये रब्ता क्या जाहिर करता है? अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरब ईरान की मदद करेगा? ये देखें, अभी पिछले 2-3 साल से बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि बड़े शिज़म्स कहलाते हैं, लेट्स से सुन्नी इस्लाम का एक हेड है या शिया इस्लाम का, तो गिना जाता है, परसेप्शन है कि इसको चाइना ने फिर ब्रिज किया। आपने देखा कि इनके फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ
आपस में फिर बड़ी खैर सगाली हुई, और किसी हद तक दोनों साइड रियलाइज करती हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई फायदा नहीं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का, और उससे पूरा रीजन इफेक्ट होगा। तो एक तो मेरे ख्याल ये जो कॉल है, मेरे ख्याल में ये एक सपोर्ट की कॉल थी ईरान को। आई डोंट थिंक सो कि वो पैगाम उन्होंने अमेरिका का दिया होगा, बिकॉज अरब ममालिक को भी पता है कि जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसी है, ये सारी दुनिया, खुद अमेरिकन परेशान है कि पता नहीं क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट का यार, तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि मिडिल ईस्ट में कोई भी मुल्क जो है इस हद तक जाएगा कि अमेरिका को सपोर्ट करे। और ये देखना होगा कि जो बेसिंग है, जो अमेरिकन लेट्स से एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री है, क्या वो प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज दैट विल बी वन इंडिकेटर। आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरेबिया इस हद तक जाएगा, बिकॉज इसमें फिर पूरे रीजन का नुकसान, ईरान ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि जहाँ जहाँ बेस होगा फिर वो एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। तो साफ अगर कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और वहाँ बेसिंग होती है, वहाँ से अटैक हो, तो इसका मतलब फिर आप जंग को दावत दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया आई थिंक सर, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप पाकिस्तान का किरदार क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान खुल के ईरान की हिमायत करेगा? जी मेरे ख्याल में जो टाइम आ गया है, बिकॉज देखें रीजन में इसी तरीके से डोमिनो इफेक्ट है कि एक एक करके वेस्ट जो स्पेशली अमेरिका ने डील किया है, लीबिया का नुकसान किया, सीरिया बड़ी मुश्किल से चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक खुदा न खास्ता इस तरह क्राइसिस आता है तो दोनों मुल्क जो है, और फिर आपके फ्रेंड्स भी हैं कॉमन फ्लैग, चाइना दोनों का कॉमन फ्रेंड है, रशिया है। आई डोंट थिंक सो कि इस हद तक चीज़ें जाएंगी। मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान को डेफिनेटली न्यूट्रल रहना चाहिए, और अगर कोई लेट्स से सपोर्ट कर सकता है डिप्लोमेटिकली या अदरवाइज मटेरियल, बिकॉज देन पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी प्रोवाइड कर सकता है ईरान को, तो वो हमें करनी चाहिए। बिकॉज खुदा न खास्ता कल ईरान के साथ आज होता है तो कल फिर हमारे साथ होगा। ये बेसिकली इसी तरीके से। अच्छा, थोड़ी सी सर बात अगर हम इसराइल के हवाले से कर लें तो सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद गज़ा के कई इलाकों में इसराइल के हमले जारी हैं और बेइंतहा जानी और माली नुकसान जो है वो किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल जो है वो इसी तरह रहेगा या कोई मुस्बत मंजरनामा आपको नज़र आता है? ये आप पूरा साल देख लें, आई थिंक अक्टूबर 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड लास्ट, बल्कि अभी तो 1.5 साल होने वाला है कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। 6 हिरोशिमा के बराबर एटम बॉम्ब के बराबर ऑर्डिनेंस फेंका गया गाजा पे, और बड़े रूस में। और ये बेसिकली इजराइल की पुरानी दाहिवा पॉलिसी, ये ज़रूर है कि अभी बहुत इंटेंस है, अदरवाइज फ़लस्तीनियों को हमेशा उन्होंने इसी तरीके से ट्रीट किया है। तो मेरे ख्याल में ये खुदा न खास्ता जो हालात बने हुए हैं, सीज़ फायर में भी पूरा ये फ़ायदा उठाना चाहता है इसराइल दोनों तरफ। एक तो जो है मिडल ईस्ट में दोबारा अपना ऑरा कायम करना चाहता है, और जो लेट्स से खौफ की फिजा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमास ने ज़्यादा डेंट किया था। दूसरा ये है कि ईरान को ब्लैकमेल करके वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर लेट्स से पावर ना बनने दिया जाए। तो ऑल टोल्ड अभी मुझे तो इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई इतनी खैर की खबर नहीं है, बिकॉज जो इसराइल है इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिका फिर उसको ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा है ट्रंप की पूरी जो कैंपेन थी, और अभी भी आप देखें मार्को रूबियो के स्टेटमेंट्स देख लें, जो इन्होंने सफीर मुकर्रर किए हैं जो आई थिंक इसराइल में या यूएन में, सारे प्रो ज़ायनिस्ट हैं। तो अभी तक आई थिंक आई फोरसी लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी अल्लाह की तरफ से है, कुछ खैर की खबर आए, मतलब हालात काफ़ी गंभीर। सर, अरब लीग ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसराइल जो है वो अस्करी कार्रवाइयों से लिबनान और शाम को भी गैर मुस्तहकम कर रहा है। बात तो ये ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस पेशकदमी को रोका कैसे जाए और कौन रोके? इसमें आई थिंक सीरिया वाला बड़ा क्रिटिकल है, बिकॉज सीरिया का आपको पता होगा कि जो हयात तहरीर शाम थी उसको मेनली टर्की ने सपोर्ट किया, और एक स्टेबिलिटी आई फिर उसमें। और अभी इसराइल को डर यही है कि स्पेशली जहाँ पे बॉर्डर मिलता है वहाँ से अगर टर्किश फोर्सेस या सीरियन मिल के इतना स्ट्रेंथ गेन करे तो उसको दैट्स व्हाई उसने टारगेट किया। तो उसमें हो सकता है टर्की को भी इन्वॉल्व होना पड़े। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि जिन्होंने अभी हिट किए हैं बेसिस, जहाँ पे टर्की भी अपने डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करना चाहता है सीरिया में। तो ये आई थिंक अभी तक एक अनस्टेबल इलाका है, और इसमें OIC को चाहिए कि दे शुड पुट देयर फुट डाउन। अभी भी आई थिंक टाइम है कि मिल के, चाहे वो सीरिया का केस हो चाहे गजा को, उसको फाइट किया जाए। बट अदरवाइज बारी बारी ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे जाएंगी और कोई भी नहीं बचेगा। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी स्टॉप, और उसमें एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। अच्छा सर, तुर्की में जो आजकल मुजाहरों का बड़ा शोर है, ख़ासतौर पे मगरबी मीडिया में, कि जी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, आप खुद भी क्योंकि तुर्की में मौजूद हैं, तो क्या वाकई इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं? जी मैं तो इसको सॉरी टू से टोटल मतलब अंग्रेजी का बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, वो है कुछ भी नहीं। हमने ट्रैवल किया है ऑल अक्रॉस, एक हफ्ते से हम ट्रैवल कर रहे हैं। जो वेस्टर्न इस्तांबुल है, ये एक्सट्रीम ईस्टर्न इस्तांबुल, आज हम सिटी सेंटर में थे,
जहाँ पे क्लेम किया जाता है जी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। ऑनेस्टली मुझे को 5 बंदे नज़र नहीं आए अपोजिशन का झंडा ले। तो एक तो दूसरा जो टूरिस्ट था 15 से 16% लास्ट ईयर से ज़्यादा है अप्रैल में सीजन शुरू हुआ है। इसका मतलब है सारा स्टेबल है, ट्रांसपोर्ट चल रही है। फिर उन्होंने कहा जी शायद दुकानें बंद हैं, मुझे तो कोई दुकान ऑनेस्टली मतलब मैं बड़ा फ्रैंक ओपिनियन आपको ऑनेस्टली नथिंग लाइक दैट। बाकी जो इनके वो थे अपना लेट्स से मेयर थे मामोगलू साहब, उन पे बड़े सीरियस इल्जामात हैं। फिर वो लेट्स से खुदों के जो पीकेके वगैरह के साथ ताल्लुकात का है उस पर इंक्वायरी हो रही है। तो स्टेट्स को खतरा था इसके। बाकी आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया रोजाना बैठ के चूरन, और फिर भारतीय मीडिया भी इसमें शामिल है, जो एनडीटीवी देख, फर्स्ट पोस्ट है, उसके बाद ये रिपब्लिक वाले ऐसे शोर मचा रहे हैं। मुझे एक बंदा नजर नहीं आया कि जो लेट्स से प्रोटेस्ट कर रहा हो या कहीं डिसरप्ट हुई हो। सब काम है और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट एर्दोगान विल इमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर और चीज़ें जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो टर्की इस स्टेज पे भी पहुंच गया है कि वेस्ट की आंख में भी खटक रहा है। इकोनॉमिकली आप देख लें, एक्सपोर्ट्स आप देख लें, और उसके जो सीरिया में एक पावर प्ले उसने दिखाया है उसके हाथ से मेरे ख्याल तशवीश है। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है कि स्टॉर्म इन द टी कप क्रिएट किया जाता है, वही वाली बात है। अच्छा सर, पाकिस्तान का जिक्र आपने किया तो पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रोहों के जो ज़ेरे कब्ज़ा हथियारों के मामलात हैं उसके हवाले से आलमी इक़दामात का मुतालबा किया है। तो आपके ख्याल में इस मुतालबे की कोई सुनवाई होगी या पाकिस्तान की कोई नहीं सुनेगा? जिसमें डेफिनेटली आप रेज तो करें, बिकॉज पहले हम 2 साल से करते रहे, $7 अरब का असला छोड़ा गया और डिलिबरेटली छोड़ा गया। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका इतने भोले नहीं है कि यहाँ से स्मॉल आर्म्स ले जा सकते थे। तो अगर इतनी बड़ी फौज की तो साफ ज़ाहिर 2-2 राइफलें उठा ले तो ले जाते यहाँ से, लेकिन इसको छोड़ा गया ताकि सारा खत्ता डिस्टेबलाइज रहे। और अभी शायद ट्रंप ने चूंकि पॉलिसी में शिफ्ट आया है, वैसे बाइडन के खिलाफ है पॉलिसी के, तो उन्होंने ऐलान किया कि शायद वो असला वगैरह वापस लेंगे या मे भी बगराम एयर बेस की बात हो रही है, लेकिन दैट इज़ फॉर ईरान मेनली, उसमें कोई वो और चीज़ नहीं है। शायद वो नेगोशिएट करें कि इनको एक बेस मिल जाए। मेरे ख्याल में ये एक लेजिटिमेट डिमांड भी है और इसकी सुनवाई इसलिए होगी कि अमेरिका ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। $87 मिलियन पर वीक आता रहा है बाय एयरक्राफ्ट अमेरिका की CIA देती रही है तालिबान को। एक तरफ कहते हैं ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये सारा आई थिंक हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान रीजनली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इसकी पजीर आई हुई। ईरान वरिड है, वो एक बिलियंस ऑफ डॉलर की दीवार बना रहे हैं। चाइना, रशिया, 2 बड़े फॉर्मेट लास्ट ईयर हुए, इसमें बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान में मुत्तकी साहब को बताएगा टेररिज्म की फैक्ट्रियाँ बंद कर, बिकॉज नोबडी वांट्स इट। और अभी सेंट्रल एशिया को डिस्टेबलाइज करने की बातें हो रही हैं, बिकॉज जो कलीमोव है, मुराद कलीमोव, जो बहुत बड़ा ISS का टेररिस्ट है, वो अभी इस वक्त तखार में बैठा हुआ है। तो ताजिकिस्तान को बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ताजिकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने मिलिटरीली एंगेज किया था। तो इंशाल्लाह रीजनली भी चीज़ें तैयार हैं। बाकी इट इज़ अप टू तालिबान तो वो रियलाइज़ करें कि अगर आपने खित्ते में एज अ नॉर्मल स्टेट रहना तो हर एक के साथ बना के रखें। तमाम नेबर्स उनके बई ख्वाह हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ा बई ख्वाह है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन अगर समझते हैं कि टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी और भारत के कहने पे या डॉलर लेके आप करेंगे तो आई डोंट थिंक सो ये कामयाबी होगी। हो सकता है तालिबान को फिर अपनी हुकूमत से ही हाथ धोने पड़े। बहुत शुक्रिया।